तो ठीक है, मुझे क्या, मैं तेरी ये भी विश पूरी कर देता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर बाद में अपने घुटने पर भी बैठेगा ना और नाक भी रगड़ेगा तो भी ना उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, जो तेरे साथ होने वाला है ना उसके लिए तू खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। उस लड़के ने वसीम जैसे भद्र आदमी से जवानी के जोश में बदतमीजी करते हुए कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर अपने पिता को फोन मिलाते हुए बोला, हेलो पापा, मैं जिस होटल में आया था ना, उसके मैनेजर ने मुझे यहाँ पकड़ लिया है। अरे कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ से उसकी कोई सड़ी सी घड़ी टूट गई थी और अब वो मुझसे इसके 3 गुने पैसे मांग रहा है, वरना कह रहा है कि ये मुझे यहाँ से बाहर भी नहीं निकलने देगा। हाँ, ये आपके बारे में भी उल्टी सीधे बातें कर रहा है पापा। कर देख रहा है और उसकी सारी बातें और उसकी बदतमीजी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उसने फोन पर अपने पिता से कहा, पापा मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इस आदमी को अपनी जान की कुछ पड़ी नहीं है और ये ना मरना चाहता है। अच्छा, इसकी बातों से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या नाम है, जरा मुझे नाम बता दो, मैं अभी वहां पर आता हूँ। Need equipment. उसके पिता ने अपने बेटे को सपोर्ट करते हुए कहा, पापा इसका अपना नाम वसीम खान है और मैं अभी शेयरिंग में खड़ा हूँ। उस लड़के ने कहा, क्या नाम बताया तूने? वसीम खान, और वो भी शेयरिंग होटल से। अचानक उस लड़के के पिता की आवाज में घबराहट आ गई थी। उस लड़के को लग रहा था कि फोन की दूसरी ओर उसके पिता की आवाज आ रही है। इधर अपने पिता की ऐसी हालत देखकर Help me! क्या हुआ पापा? आप ठीक तो हैं? कुछ बात है क्या? Thanks. कथे नालायक जानता है की कोशिश कर रहा है। अरे वो वसीम खान है, शेयरिंग होटल का मैनेजर। अभी साथी से माफी मांग चल। उस लड़के के पिता ने उल्टा उस लड़के के ऊपर कटते हुए कहा। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। आखिर उसके पिता उससे ही माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे थे? अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये आदमी तो सीधा सीधा मुझसे 3 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है और उसके बाद भी धमकी भी दे रहा है। उस लड़के ने फिर से अपने पिता को पूरी बात समझाते हुए कहा, जो भी मांग रहे हैं उन्हें दे दो। अगर वो कह रहे हैं 3 गुना तो 3 गुना, और अगर वो कह रहे हैं 4 गुना तो 4 गुना। उनसे आगे कोई बहस मत करना, समझे? और हाँ, तब तक वहां से घर वापस आने की जरूरत नहीं है जब तक वसीम तुझे माफ नहीं कर दे। अगर पैसा देने के बाद भी उन्होंने तुझे माफ नहीं किया ना, तो किसी भी हालत में घर मत आना, समझा? उसके पिता ने कहा। वो लड़का भी अपने पिता की बात समझ गया था। वो इतना बेवकूफ भी नहीं था कि अपने पिता की कही बात को नहीं मानता। वो समझ गया था कि वसीम खान कोई बड़ा आदमी था और उसको नाराज करना Help me! अब इधर वो लड़का वसीम के पास गया और उसकी वसीम अंकल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत उल्टी सुल्टी बातें की, बोल दिया। उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दो। और आप मुझसे 3 गुना कंपनसेशन मांग रहे थे ना? ठीक है, मैं अभी के अभी सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ अंकल। उस लड़के ने कहा और वसीम के सामने हाथ जोड़कर गर्दन झुका दिया। वो जितना हो सकता था उसकी मम्मी से वसीम खान से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर इससे भी वसीम का गुस्सा शांत नहीं होता तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएगा। यहाँ खड़े होकर मुझे अपनी घटिया सी शक्ल मत दिखाओ। वहां रिसेप्शन पर जाओ और वहां पैसा दो, निकलो यहां से, बदतमीज कहीं के। वसीम ने कहा और बिना उसकी ओर देखे वहां से निकल गया। उसका वो क्रूर शब्द भी इस वक्त उस लड़के के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रहा था। भले ही कड़वे शब्द नहीं सही, लेकिन वसीम खान ने उसे माफ कर दिया था। उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती थी। चलो यार, जान बची, उस लड़के ने कहा और अपने दोस्तों के साथ सीधा रिसेप्शन की ओर जाने लगा। जो लोग खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे थे वो भी अब धीरे धीरे गायब होने लगे थे। जैसे ही वसीम 2 कदम आगे बढ़ा और उसके सामने से भीड़ छटी, तभी जाकर वसीम ने देखा कि कोयल और रोशनी भी वहीं पर खड़े थे। उसे मालूम नहीं था कि वो दोनों भी उसकी सारी बातें सुन रहे थे। उसने जोश जोश में ना जाने क्या क्या बोल दिया था और अपने गालियां। अरे आप दोनों भी यहीं पर हो?
वसीम ने आगे से चलकर उन दोनों से बात करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले रोशनी और कोयल ने जो अपनी आंखों से देखा था उसे देखकर वो दंग रह गई थी। आज भी उस आदमी के साथ वही हुआ था जो कल हुआ था, और इस लड़की ने सिर्फ कोयल ने इसका नुकसान उस आदमी का कर दिया था। फिर भी उस आदमी ने इस लड़की से 3 गुना पैसे लिए और कोयल को यूं ही छोड़ दिया। और उस लड़की ने यह भी कहा कि उसके पिता टाइगर ग्रुप के मालिक थे और उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। फिर भी वो आदमी वसीम खान से डर गया। आखिर वसीम खान ऐसा कैसा आदमी था? वो सिर्फ इस होटल का मैनेजर ही तो था, और अगर वो इतना ही बड़ा आदमी था तो फिर उसने कल कोयल को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया था? अरे वसीम जी, क्या हो रहा है? ठीक इसी वक्त लकी ने वहां पहुंचकर वसीम से पूछा। वो अभी उठा ही था और अपने शरीर को जगाने के लिए अंगड़ाई कर रहा था। अब वसीम का लकी को देखते ही मुंह मानो सिल गया था। जो अभी हुआ अगर उसके बारे में उसे वो बता देता तो इससे ये साफ पता चल जाता कल वो लकी के साथ मिलकर सिर्फ एक नाटक कर रहा था। लेकिन उसे मालूम था कि लकी अपने पहचान को किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी पहचान सबसे छुपी रहे, खास तौर पर उसकी दोस्तों से। कल जो आपने बात कही उसके बाद मैं सोच रहा था कि मेरे होटल में साज सज्जा की जितनी भी विदेशी चीजें हैं उन्हें मैं होटल से बाहर जाकर तोड़वा दूं। ये घड़ी भी मैंने इसलिए ही निकलवा कर तोड़वाई है सर। वसीम ने लकी की पहचान को बचाने के लिए रोशनी और कोयल के सामने साफ झूठ बोलने लगा। वो जानता था कि रोशनी और कोयल ने उसकी बातों को अभी वहीं खड़े रहकर सुन लिया था, लेकिन अभी उसके पास ये झूठ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर भले ही वो बाद में लकी से अकेले में मिलकर माफी मांग लेता, लेकिन इधर जब रोशनी और कोयल ने वसीम के मुंह से यह बात सुनी तो उनके कान मानो खड़े के खड़े ही रह गए। कोयल को तो उसके कानों के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो चाहकर भी उसे अपने आप को इस बात के लिए मनाने के लिए राजी नहीं थी कि जो कुछ भी हो रहा था उससे लकी का सीधा कोई लेना देना नहीं था। कोयल जितनी कोशिश कर रही थी उससे उतनी ही दिक्कत हो रही थी। अब इधर वसीम उन लोगों की आंखों के सामने वो दोनों साफ देख पा रही थी कि वो दोनों आगे की अपनी बातों में लग गए। वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ बात करना चाह रहे थे। कोयल, तूने देखा लकी के सामने आके इस मैनेजर का एटीट्यूड कैसे बदल गया था? उसे ना असल में ये भारत विदेशी जर्मनी पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसने कल तुझे भी सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि लकी तेरे फेवर में बोल रहा था। मैं कल रात में कह रही थी ना तुझे, लकी और इस मैनेजर का आपस में कोई कनेक्शन है। मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रोशनी ने कोयल से कहा, हाँ यार, तू जो कह रही थी ना अब मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है, लेकिन मुझे तो लकी के ऊपर बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। तूने अपनी आंखों के सामने देखा ना कि लकी हम सबके सामने कॉलेज में कितनी गरीबों की तरह रहता है। कोयल ने कहा और बीच में ही अपनी बातों को रोक कर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देख अभी भी हम ये नहीं कह सकते मैटर क्या है, इसलिए बेटर है कि हम छुपकर इन चीज़ों का पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। अगर वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होगा तो वो बाहर आ जाएगा और जल्दी उसका भांडा भी फूट जाएगा। कोयल ने कहा और दरवाजे के अंदर देखने लगी। ठीक है, लेकिन तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब वो बाद में तुझे मिलेगा ना, रोशनी ने थोड़ी सी जिद करते हुए कहा। कोयल ने भी उसकी बात में हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों अंदर की ओर चले। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी का भांडा फूट जाता? क्या कोयल को थैंक यू बोलना पड़ेगा या फिर इस बार लकी बचकर निकल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर पॉकेट ऐप। समझ गई थी कि कोयल क्या कहना चाह रही थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और बड़ी हिम्मत करते हुए बोली, लकी। ये आवाज सुनकर लकी, जो कि कुछ एक कदम आगे निकल गया था, वो फिर से मुड़कर कोयल के सामने देखने लगा। कोयल ने भी एक दो कदम उसके दिशा में बढ़ाए और हिचकिचाते हुए बोली, जो भी हुआ मतलब
गलियारे में जो वो स्टैचू वगैरह थिंग उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कोयल ने हल्की सी हकलाहट के साथ कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, चलो लकी ने कहा और दौड़ते हुए वहां से निकल गया। कोयल को लगा कि उसके माफी मांगने और ना मांगने का कोई फायदा ही नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि वो इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद भी लकी जैसे गरीब इंसान को थैंक यू बोल रही थी, तो भी लकी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी ने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया था। जैसे ही वो उसकी ओर पीठ करके जाने लगा, कोयल को लगा कि वो बहुत छोटी हो गई। लकी ने एक बार भी उसकी आंखों में देखा तक नहीं था। इधर लकी ने वहां से निकलते ही सबसे पहले राधिका को फोन किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है। राधिका ने उसे बताया और वो दौड़ते हुए उसके पास चला गया। वो अपने डिपार्टमेंट के पास ही खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी नोटबुक थी और वो उसमें कुछ नोट्स बना रही थी। लकी भागता हुआ उसके पास गया और उसके हाथों में रखी कॉपी को देखते हुए बोला। लकी ने हाँफते हुए कहा और देखने के लिए उसके हाथ से कॉपी ले ली। लकी ने देखा कि उसकी कॉपी में 10 ऐसे लोगों के नाम और नंबर लिखे थे जो उसने हर कमरे वाले के अलग अलग उसके कमरे का साइज, बाकी फैसिलिटीज और किराया भी लिख रखा था। राधिका, तुम खुद इतने सारे कॉन्टैक्ट ढूंढ कर लाई हो? लकी ने राधिका से पूछा। राधिका ने उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया, फिर बोली, हाँ, अगर वो अलग ले लेता है। 1 महीने का किराया मेरे पास देने के लिए इतना पैसा नहीं है यार, इसलिए मैं खुद ही ये सब ढूंढने चली गई थी। वैसे भी करने के लिए कुछ था नहीं। राधिका ने लकी से अपनी कॉपी ली और उसे देखकर मुस्कुरा दी। जिस तरह से राधिका मुस्कुरा रही थी उसे देखकर लकी को फिर से उस पर प्यार आने लगा था। वैसे भी आज वो उसे 2 दिन के बाद देख रहा था और 2 दिन उसने अपने विला की खबर के साथ कैसे गुजारा, ये बात सिर्फ वही जानता था। वैसे अब तुम्हें सब चीज की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं ना। और वैसे भी इन सब एड्स पर और मकान मालिकों पर ना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कल को अगर इन्हें कोई तुमसे ज्यादा रेंट देने वाला मिल गया ना, फिर तुम्हें बाहर निकाल कर उसे अपना कमरा दे देंगे। फिर से तुम्हें दोबारा कमरा ढूंढना पड़ेगा और दुनिया जहान के तमाम झंझट। लकी ने कहा और राधिका की उस नोटबुक को बंद कर दिया। अच्छा, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? या तुम ही आ गए हो तो मेरे लिए क्या करने वाले, बताओ? राधिका ने लकी से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी उसे ऐसा कौन सा सॉल्यूशन देने वाला था जिसके बारे में लकी उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था और राधिका को लग रहा था कि वो 2 दिन से उससे मिला नहीं, इसलिए शायद पागल हो गया था। वैसे हंसते हुए काफी क्यूट लग रहा था। राधिका से रहा से लकी के गालों को खींच दिया। लकी मुस्कुराने लगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कमरा ढूंढा, उसका किराया भी बहुत ही कम है। कमरा गोल्डन लीफ हाउसिंग के पास है। हम लोग ऑटो लेते हैं और कमरा देख कर आते हैं, चलो। लकी ने राधिका से कहा। गोल्डन लीफ हाउसिंग के पास सस्ता कमरा? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना लकी? राधिका को पहले तो ये सुनकर लकी के ऊपर बहुत प्यार आया कि उसने एक कमरा ढूंढ लिया था, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि गोल्डन लीफ हाउसिंग वाला इलाका कितना महंगा इलाका था और वहाँ किराए पर कोई सस्ता घर मिल पाना। हाँ बाबा, मैं खुद देख कर आया हूँ, चलो भी। वैसे भी गोल्डन लीफ हाउसिंग यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है और मुझे लगता है कि वो कमरा ना तुम्हें बहुत पसंद आएगा, देखना। लकी ने कहा और उसके हाथ बाहर आ गए। जैसे ही लकी हाथ देकर ऑटो रुकवाने वाला था, राधिका ने फिर से उसे रोका और बोली, पास में है तो ऑटो का पैसा क्यों लगाना, पैदल ही चलते हैं ना। राधिका ने लकी से कहा। उसे सिर्फ अपनी जेब की चिंता नहीं थी, उसे लकी की भी चिंता थी। वो जानती थी कि लकी की भी जेब टाइट थी, इसलिए वो उसका फिजूल खर्च नहीं करवाना चाहती थी। जैसे ही लकी ने उसके एक बार के लिए उसका मन किया कि प्यार से चलते, लेकिन उसने अपने आप को रोका और उसका हाथ पकड़कर पैदल चलने लगा। उसे लग रहा था कि पैदल चलते चलते ये लोग एक दूसरे से ढेर सारी बातें कर सकते थे। अचानक से चलते चलते राधिका के मुंह से आवाज आई। चले पैरों को पकड़ लिया था। क्या हो गया राधिका? लकी ने घबराते हुए पूछा और उसके पैरों को देखने के लिए नीचे झुक गया। उसे लग रहा था कि राधिका के पैरों में कोई कांटा चुभ गया था। राधिका ने उसके हाथों को अपने पैरों पर से हटाया और बोली,
मुझे लगता है कि मेरा पैर जवाब दे रहा है। राधिका ने कहा। उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कमरा ढूंढने के लिए वो आज सुबह से ही चले जा रही थी। वो सुबह 5:30 बजे ही उठ गई थी और 6 बजे से कमरे की तलाश में निकल गई थी। उसे चलते चलते 4 घंटे से ज्यादा हो गए थे और फिर उसने एक क्लास भी अटेंड कर ली थी। अब ऐसे में उसके पैर नहीं दुखते तो और क्या होता। लकी ने उसे देखा और उसके चेहरे पर भी वही दर्द उभर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की की तकलीफें झेलने की लिमिट क्या थी। चलो मैं तुम्हें उठा लेता हूं, लकी ने कहा और उसके आगे अपने घुटनों को मोड़कर बैठ गया। राधिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लकी क्या कर रहा है। उसे लग रहा था कि वो पागल हो गया था, लेकिन तब तक लकी उसे उठाने के लिए नीचे बैठ चुका था और इंतजार में उसकी ओर देख रहा था। राधिका उसे देखकर मुस्कुराई और फिर उसकी पीठ पर जाकर लकी खड़ा हुआ और उसे उठाकर चलने लगा। लकी की मजबूत पीठ पर ऐसे लदने में राधिका को काफी आराम महसूस हो रहा था। इधर लकी ने भी अपने दोनों हाथों से राधिका के पैरों को पकड़ रखा था। शुरुआत में तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो उसके सौम्य स्पर्श को अपने हथेलियों पर महसूस कर पा रहा था। राधिका का शरीर काफी हल्का था। लकी को लग रहा था कि उसका वजन 50 किलो से ज्यादा नहीं था। लकी का हाथ जैसे जैसे उसके पैरों को छूता जा रहा था, वैसे वैसे उसका मन कर रहा था कि लकी ये क्या कर रहा है तू यार? अगर राधिका को तेरी इंटेंशन समझ आ गई ना तो Help me! लकी ने अपने आप को रोकते हुए कहा और खुद को ही समझाने लगा। वो अपने हाथ को रोकना भी चाह रहा था और उससे अपना हाथ रोका भी नहीं जा रहा था। ऐसे में लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी ही देर के अंदर उसने अपने हाथ को काबू में कर लिया और इससे पहले कि वो फिर से फिसलने लगता, लकी तेजी से गोल्डन लीफ हाउसिंग की ओर बढ़ने लगा। जब वो लोग गोल्डन लीफ हाउसिंग पहुंचे तो लकी कॉलोनी के गेट के आगे आकर रुक गया। राधिका रूम आ गया है, उतरो उतरो राधिका, लकी ने बिना उसकी ओर देखते हुए कहा। लेकिन उसके कहने के बावजूद भी राधिका उतर नहीं रही थी। लकी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर राधिका की गर्म गर्म सांसें तेजी से चल रही थी। लकी ने थोड़ा सा घूम कर देखा तो पाया कि राधिका उसके कंधे पर ही सो गई। लकी ने उससे आगे कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ उस छोटे वाले विले के पास ले गया। अंदर जाने के बाद लकी ने उसे पलंग पर लिटा दिया। लकी उसके सोते हुए चेहरे को देख रहा था। वो काफी सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर सोते हुए भी एक हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी, जिसे देखकर लकी का मन कर रहा था कि वो उसके गालों को चूम ले। लकी से रहा नहीं गया और वो उसके पास बैठकर उसे सोता हुआ देखता रहा। बीच बीच में वो उसके चेहरे के ऊपर आते हुए बालों को भी हटा देता। लगभग 1 घंटे के बाद राधिका की नींद खुली। उसने देखा कि लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने लकी को अपने इतने पास देखा, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो उछलकर पलंग पर बैठ गई। फिर उसने अपने आसपास देखा। बड़ा सा हवादार कमरा, भूरे रंग की लकड़ी से बने दरवाजे, सुंदर सा पंखा और बड़ी सी खिड़कियां। राधिका ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई कमरा देखा था। ये हम कहाँ आ गए हैं लकी? राधिका ने पूछा। इतना सब कुछ देखकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये वही कमरा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। तुम्हें किराए की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे दोस्त का ही घर है। वो ना अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है और कोई भरोसा नहीं है कि कब लौटे। प्रोजेक्ट के लिए वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है। ऐसे में जब तक वो नहीं आता तो यहाँ पर आराम से। पर मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा लकी, तुम समझ रहे हो ना? राधिका ने बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि उसे घर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वो उसमें रहने में थोड़ा सा घबरा रही थी। अरे इसमें क्या दिक्कत है? मेरे अपने दोस्त से बात हो गई है, उसने कहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लकी ने कहा और इससे पहले कि राधिका अपने मन में कुछ ख्याल लाती, लकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ पूरा घर दिखाने के लिए ले गया। पूरा घर दिखाने के बाद लकी ने उसे सोफे पर बैठाया और बोला, तुम्हें घर पसंद आया राधिका? हाँ बहुत ज्यादा, राधिका ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें घर पसंद आ गया है। अब मैं तुम्हें और एक जगह दिखाता हूँ, लकी ने कहा और फिर से उसे कहीं ले जाने के लिए खड़ा हो गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? राधिका ने पूछा। अरे चलो तो सही, सब पता चल जाएगा, लकी ने कहा और राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ उस विला के बाहर ले गया। बाहर आकर उसने दोस्तों के लिए ऑटो बुक किया और जलसा मॉल के लिए निकल गया। लकी ने उस जगह का नाम राधिका चौक। उसे लग रहा था कि लकी उसके लिए वहां से कुछ खरीदने वाला था।
वो जानती थी कि जलसा मॉल एक बहुत ही महंगा मॉल था, पर लकी कुछ खरीद पाता ये उसके बस में नहीं था। उसने लकी को भी ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन लकी ने हट पकड़ते हुए कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, तुम बस मेरे साथ चलो तो सही। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी उससे क्या चाह रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ उसके पीछे चल रही। थोड़ी ही देर बाद लकी कपड़ों के उस शोरूम के बाहर आकर जिसमें रागिनी उसे लेकर कंपनी के ऑर्डर थे कि लकी यहीं से अपने काम की शुरुआत करे। इससे पहले कि लकी अंदर घुसता बाहर खड़ी राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। आखिर लकी उससे चाह क्या रहा था? क्या राधिका लकी के साथ आने से मना कर देती, या लकी उसे मनाने के लिए अपनी सच्चाई उसे बता देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट FM। राधिका कभी इतने बड़े मॉल में आई ही नहीं थी। उसे लगता था कि इस तरह के मॉल उसके लिए नहीं बने थे। उसे कपड़े भी खरीदना होता तो वो दिल्ली के सबसे सस्ते बाजार से अपने लिए कपड़े लाती थी। हालांकि राधिका की पसंद की हर कोई दाद देता था, लेकिन उसके कपड़ों की कीमत काफी कम हुआ करती थी। क्या हुआ, चलो ना, लकी ने कहा और वो देख लेकिन लकी के रहते उसे घबराने की क्या जरूरत थी? जब राधिका के पैर वहां से हिलने को राजी भी नहीं हो रहे थे तो लकी ने उसे अपने साथ खींचा और उसे सीधा दुकान के अंदर ले गया। उस शोरूम का मैनेजर गणेश दुकान के एक कोने में खड़ा था। उसने दूर से ही देखा कि एक लड़का और एक लड़की बहुत ही साधारण से कपड़ों में उसकी दुकान के अंदर घुस आए थे। जैसे ही गणेश की नजर उनके कपड़ों और उनके जूतों पर गई तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसे मालूम था या तो वो लोग सिर्फ कपड़े देखकर उनके मजे लेने आए थे, या फिर उन्हें ट्राई कर उनके साथ सेल्फी लेने आए थे, या फिर वो लोग एसी की हवा खाने आए थे। वो कुछ खरीदने वाले नहीं थे, ये चीज तो तय थी। इससे पहले कि वो बाकी कस्टमर्स का मूड खराब करते, गणेश उन दोनों को जल्दी से जल्दी टरकाने के लिए उनकी दिशा में बढ़ने लगा। हेलो सर एंड मैडम, गणेश ने कहा। लकी और राधिका की पीठ उसकी ओर। इससे पहले कि वो दोनों घूमकर गणेश की ओर देखते, गणेश ने फर्राटे से कहा, सर हमारे पास यहाँ पर ड्रेस 5000 से शुरू हो रही है और मैक्सिमम रेंज 10,000 की है। तो क्या मैं आपका बजट जान सकता हूँ ताकि मैं आपको उस हिसाब से ड्रेस दिखा सकूं? ये गणेश की चाल थी। वो रेट बताकर ही ऐसे कस्टमर्स को बाहर करवा दिया करता था जिनके बारे में वो जानता था कि वो लोग कुछ नहीं लेने वाले थे। इधर गणेश ने अपनी बात खत्म की और उधर लकी ने उसे घूम कर देखा। गणेश को 1 सेकंड को तो लगा, लेकिन उसके बाद वो पहचान गया था कि जिसे वो कपड़े की रेट बता रहा था वो खुद गणेश को यहाँ काम के पैसे दिया करता था। आप? गणेश के मुंह से लकी को देखकर निकला। उसे वो दिन याद आ गया जब रागिनी उसे उसके साथ लेकर आई थी। गणेश लकी को देखते ही हड़बड़ा गया था। इधर गणेश के मुंह से ये सब सुनकर राधिका भी डर गई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी की अभी लकी का हाथ पकड़े और उसे अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाए। वो इतने महंगे कपड़ों पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लकी चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, राधिका ने कहा। लेकिन लकी अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं था। उसने राधिका की ओर देखा और बोला, तुम्हें पैसे की चिंता हो रही है ना? चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, लकी ने कहा। और फिर वो अपने होठों को राधिका के कानों के पास ले जाते हुए बोला, वैसे भी अब तो हम यहाँ पर घुस ही चुके हैं। अब ऐसे में हम बाहर जाएंगे ना तो हमारा बहुत मजाक बनेगा, इसलिए यहाँ से कुछ सस्ता सा खरीद कर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की, राधिका उसकी ओर देखकर उसे घूरने लगी। उसे लकी की बात तो ठीक लग रही थी, लेकिन अभी भी उसका दिल बेचैन हुए जा रहा था। यहाँ सबसे सस्ता भी 5000 रुपए का था और इतना पैसा राधिका बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। 5000 में वो ना जाने कितने महीने निकाल सकती थी। लेकिन अब लकी उसे वहां ले ही आया था तो उसके पास मना करने का भी कोई रास्ता नहीं था। लकी ने राधिका का हाथ पकड़ा और उस शोरूम के अंदर घूमने लगा। लकी ने देखा कि वहां पर लड़कियों के लिए एक से एक ड्रेस लगी हुई थी। राधिका को भी वहां लगी ड्रेस काफी पसंद आ रही थी और उसका मन कर रहा था कि वो आज यहां से बहुत सारी शॉपिंग कर ले। मुझे ये वाली दिखाना, हम इसे ट्राई करके देखना चाहते हैं, लकी ने गणेश से कहा।
लकी जहां जहां जा रहा था गणेश उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। राधिका की आंखें एक गुलाबी रंग की ड्रेस पर टिक गई थी और वो उससे नजर नहीं हटा पा रही थी। जब लकी ने देखा कि उसे वो ड्रेस पसंद आ गई थी तो उसने गणेश को देखा, उसे इशारा किया। फिर गणेश उसके लिए वो ड्रेस उतरवाने लगा। अरे नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं तो बस देख रही थी यूं ही, राधिका ने गणेश को रोकते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि उसे वो ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो बहुत ही महंगी थी। वो वहां से कुछ सस्ता सा खरीदना चाह रही थी, लेकिन उसकी कीमत ही 9,000 रुपए। 9,000 में तो वो आने वाले 5 सालों के कपड़े खरीद सकती थी। तो फिर ये वाली ले लो, इसका कलर भी अच्छा है और इसका डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। लड़की नाराज की ड्रेस की ओर उंगली रखते हुए कहा। राधिका ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर बोली, नहीं, मुझे इसका कलर ना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। इसके बाद लकी लगातार राधिका को अलग अलग ड्रेस दिखाता रहा, लेकिन राधिका हर बार कोई न कोई बहाना देकर लकी तो सुन रहा है। एक्सक्यूज मी, तो सुन रहा है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर की तुझे रेप्यूटेड डॉक्टर Anisha,